प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर इकबाल, सह आचार्य इतिहास। मैं आपको बीए भाग द्वितीय के इतिहास प्रश्न पत्र की पैटर्न के बारे में और साथ ही सिलेबस के बारे में चर्चा करना चाहूँगी। जैसा कि हम काफ़ी दिनों से पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत के बारे में, तो आपके बीए द्वितीय वर्ष में इतिहास का जो प्रथम प्रश्न पत्र है वह मध्यकालीन भारत है, जो कि 1206 से 1740 इसका काल है। इसमें 5 यूनिट है और 5 यूनिट में ये विभाजित है प्रश्न पत्र। और जो परीक्षा का प्रश्न पत्र आता है उसका पैटर्न है, उसमें 3 खंड आते हैं। खंड ए में एक अनिवार्य प्रश्न है ये, जिसमें हर यूनिट से 2-2 लघु प्रश्न लेते हुए कुल 10 लघु सवाल आते हैं, जिनका आपको लगभग 20 शब्दों में जवाब देना होता है और हर प्रश्न 1 नंबर का होता है, यानी खंड ए में 10 नंबर का सवाल है। इसके बाद खंड बी, जिसमें हर यूनिट से 2-2 प्रश्न लेते हुए 10 प्रश्न होंगे और आपको 10 में से 5 सवाल करने होंगे और शब्द सीमा होगी 250 शब्द, और इसका जो अंक है वो होगा हर प्रश्न के लिए 10 नंबर। फिर तीसरा खंड स है, इसमें 4 वर्णनात्मक सवाल होंगे और इसमें कुछ विभाजन भी हो सकता है, यानी एक प्रश्न 2 टुकड़ों में बटा हुआ भी हो सकता है और लगभग हर यूनिट में से 1 सवाल लेते हुए ये किया जाएगा। और इसमें 4 में से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 20 नंबर का है, यानी कुल 40 नंबर का ये खंड है। तो पहले खंड में 10 नंबर, खंड बे में 50 नंबर और खंड सी में 40 नंबर, यानी कुल 100 नंबर का प्रश्न पत्र है। आपको समय सीमा 3 घंटे इसके लिए मिलेगी और साथ ही जो इसका सिलेबस है उसमें भी 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट में जो पहला यूनिट है उसके जो शीर्षक है, जो टॉपिक है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा जानकारी देना चाहूँगी। इसका पहला टॉपिक मध्यकालीन भारत का है तुर्की आक्रमण और राजपूत प्रतिरोध, यानी तुर्कों ने प्रारंभ में जो आक्रमण किए उसका राजपूतों ने प्रतिरोध किस प्रकार किया, ये जानकारी हमें इसमें देनी है। दूसरा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण, यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई और उसको सुदृढ़ किस प्रकार किया गया। और इसमें हमें 4 शासक पढ़ने हैं जिसकी भूमिका सुदृढ़ीकरण और स्थापना में रही, जिसमें सबसे पहले मोहम्मद गोरी, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा रजिया और बलबन। ये 4 शासक हमें इसमें बताने हैं और यहाँ तक सिलेबस हमारा पूरा हो चुका है। मैंने वीडियोज़ अपलोड करे हैं इनके बारे में, बलबन तक हम पूरा पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो है खिलजी साम्राज्यवाद, और अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर और दक्षिण भारत में कैसे अपने साम्राज्य का प्रसार किया, और इसके बारे में हम चर्चा इसमें करेंगे। और उत्तर और भारत और दक्षिण भारत में जो उसका साम्राज्य प्रसार हुआ, तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का प्रसार किया। और उत्तर और दक्षिण भारत में साम्राज्य प्रसार की उसकी नीतियाँ भी भिन्न रही। उत्तर भारत के जो राज्य थे जिनको उसने जीता था, जिसमें चित्तौड़, रणथंभौर, जालौर, गुजरात आदि शामिल थे, वो दिल्ली के नज़दीक थे, राजधानी के नज़दीक थे, इसलिए उसने जो है इन राज्यों को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। लेकिन दक्षिण भारत में काफ़ी दूर दूर राज्य थे, तो ऐसी स्थिति में दिल्ली से उन पर नियंत्रण करना काफ़ी मुश्किल कार्य था। ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी ने इन राज्यों पर आक्रमण किया, इनको जीता भी, लेकिन उनको कर देने के लिए बाध्य करके उनके राज्य उन्हें वापस लौटा दिए। और जैसा कि हमने प्रथम वर्ष में पढ़ा था, यही नीति समुद्रगुप्त ने प्राचीन काल में अपनाई थी। इसके बाद हम बात करेंगे, जो टॉपिक है नेक्स्ट है वो अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई जिसमें मूल्यों को निर्धारित कर दिया गया था, वो उसके बारे में, और साथ ही प्रशासन के क्षेत्र में उसने क्या पॉलिसीज़ अपनाई, सैन्य क्षेत्र में, न्याय क्षेत्र में, उसकी चर्चा इसमें हमें करनी है। इसके बाद आता है द्वितीय यूनिट। सेकंड यूनिट में जो फर्स्ट टॉपिक है आपका वह है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमें क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले उसकी योजनाएं और उनकी असफलता। मोहम्मद बिन तुगलक एक प्रयोगवादी सुल्तान था और अपने समय से काफ़ी आगे था
और काफ़ी दार्शनिक प्रवृत्ति का और काफ़ी विद्वान वह राजा था और उसने बहुत सारी योजनाएं बनाई, लेकिन वो असफल रही। तो वो असफल क्यों रही, उसके क्या कारण थे, इसका विश्लेषण हम इसमें करेंगे और साथ ही शासक के रूप में उसका मूल्यांकन भी करना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फिरोज़ तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई फिरोज़ तुगलक था। चूँकि मोहम्मद बिन तुगलक के कोई संतान नहीं थी, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी फिरोज़ तुगलक बना और उसके जो नीतियां हैं प्रशासन के बजाय इसमें उसके द्वारा जो कृषि सुधार किए गए, विभिन्न नहरों का निर्माण किया गया, राजस्व में सुधार किया गया, कृषि भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत सारे उसने कार्य किए और साथ ही सार्वजनिक निर्माण के कार्य उसके द्वारा किए गए, उसकी चर्चा इसके अंतर्गत हमें करनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य तथा इनके पतन के कारण। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण में कुछ दो नए राज्य उभर कर सामने आए, जिसमें एक विजयनगर था और दूसरा बहमनी साम्राज्य था। ये दोनों ही लगभग एक ही अवधि में स्थापित हुए, जिसमें विजयनगर जो है 1436 में और बहमनी साम्राज्य जो है विजयनगर जो है 1336 और बहमनी साम्राज्य 1346 ईस्वी में स्थापित हुए। और इनका उत्थान किस प्रकार हुआ, अलग अलग राजवंशों के नेतृत्व में इनका उत्थान हुआ और बाद में इनका पतन क्यों हुआ। दोनों पड़ोसी थे, इसलिए निरंतर संघर्षरत रहे। इसके अलावा इनके और भी जो पड़ोसी राज्य थे उनके साथ भी इनका संघर्ष होता रहा। परिणाम थे दोनों ही कमज़ोर हुए और अंततः दोनों का पतन हुआ। इसके बाद हम बात जो है टॉपिक हमारा वो है सल्तनत कालीन सामाजिक और आर्थिक दशा। इसके अंतर्गत हमें ये बताना है कि सल्तनत काल में समाज की स्थिति क्या थी, महिलाओं की स्थिति क्या थी, आमोद प्रमोद के साधन क्या थे और साथ ही समाज की अर्थव्यवस्था कैसी थी, आर्थिक दशा क्या थी, कुटीर उद्योग धंधे कौन से थे, व्यापार वाणिज्य कौन सा था और व्यापार किन किन राज्यों के साथ में होता था। इसके बाद जो है तीसरा यूनिट है। तीसरे यूनिट में पहला जो टॉपिक है वो है बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा और मुगल साम्राज्य की स्थापना और बाबर की साहित्यिक प्रतिभा। यानी बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो भारत की राजनीतिक दशा कौन सी थी, कैसी थी, कौन कौन से राज्य थे, उनके राजा कैसे थे। इसके अलावा मुगल साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार उसने की। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ 1526 में, जिसमें बाबर विजयी रहा और लोदी वंश को समाप्त करके उसने मुगल साम्राज्य की नींव भारत में रखी। इसके साथ साथ बाबर जो है एक महान सेनानायक और राजा होने के साथ साथ एक साहित्यिक प्रतिभा का धनी भी था। तो बाबर की साहित्यिक प्रतिभा क्या थी, उसने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी जगते तुर्की भाषा में लिखी गई, जिसका बाद में फ़ारसी में अनुवाद हुआ और बाबरनामा के नाम से जानी गई। और इसके अलावा उसने अन्य भी साहित्यिक ग्रंथ रचे और मध्य एशिया में वो एक कवि के रूप में विश्वविद्यालयों के सिलेबस में शामिल है। तो इसके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वह हुमायूं। बाबर का पुत्र हुमायूं था जो बाबर की मृत्यु में 1530 में गद्दी पर बैठा। तो उसकी प्रारंभिक कठिनाइयाँ क्या थी गद्दी पर बैठते समय और उसके असफलता के कारण क्या थे। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं जब गद्दी पर बैठा तो वो बहुत ज़्यादा योग्य नहीं था, सीधा और सरल प्रवृत्ति का था, लेकिन समय के हिसाब से एक राजा को जैसा होना चाहिए था वो वैसा नहीं था और उसने बहुत सारी भूलें की, बहुत सारी कमियां उसमें थी। परिणाम थे वो असफल रहा और 1540 में वो शेरशाह के हाथों पराजित होकर उसे भारत से पलायन करना पड़ा। तो उसकी असफलता के कारण क्या थे उसकी विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है शेरशाह। हुमायूं के बाद अफगान वंश का सूरवंश का राजा बना शेरशाह। तो शेरशाह जब गद्दी पर बैठा तो उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार किया और उसका प्रशासन क्या था। प्रशासन के क्षेत्र में उसने बहुत नवीन कार्य किए और बहुत सी बार कहा जाता है कि शेरशाह अकबर का अग्रगामी था। तो किस प्रकार था उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। हुमायूं का पुत्र अकबर था और पानीपत के द्वितीय युद्ध में विजेता होने के बाद हुमायूं की मृत्यु जब हुई तो अकबर उसका उत्तराधिकारी बना और उसने लगभग 49 वर्ष तक भारत पर शासन किया और उसने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया और उसको सुदृढ़ता प्रदान की। तो वो किस प्रकार की, ये इसमें चर्चा होगी। इसके बाद हम आते हैं चौथे यूनिट में।
चौथे यूनिट का जो पहला टॉपिक है वो है जहांगीर और मेवाड़। तो अकबर का जो पुत्र था वह उसका उत्तराधिकारी बना जहांगीर। तो जहांगीर और मेवाड़ के क्या संबंध थे, जैसा कि अकबर हम पढ़ेंगे तब देखेंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ, लेकिन जो है इसका कोई निर्णायक परिणाम सामने उभर कर नहीं आया। इसके बाद जहांगीर और मेवाड़ के बीच में संधि होती है 1615 में राणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच में, और इससे जो लगभग 190 वर्ष तक का जो संघर्ष चल रहा था मुग़ल राज्य और मेवाड़ राज्य के बीच, वो अंततः समाप्त हुआ और इसका फ़ायदा दोनों पक्षों को मिला और मेवाड़ के आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके बाद इसी में अगला टॉपिक है मुग़ल दरबार में नूरजहाँ की भूमिका। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहाँ और एक विदुषी महिला थी, योग्य महिला थी, और उसने जहांगीर के साथ साथ जो है प्रशासन में और मुग़ल दरबार में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाना शुरू किया। तो वो भूमिकाएं कैसी रही, उसके क्या सकारात्मक परिणाम निकले, क्या नकारात्मक परिणाम निकले, इसकी समीक्षा हम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है शाहजहाँ का काल, एक मूल्यांकन। जहांगीर का पुत्र था शाहजहाँ। शाहजहाँ से आप सब परिचित होंगे। आगरा का ताजमहल जो है शाहजहाँ की ही देन है। तो शाहजहाँ का काल था, तो राजनीतिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से उसका मूल्यांकन हम इसमें करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है औरंगजेब की दक्षिण नीति और मुग़ल साम्राज्य का पतन। मुग़ल साम्राज्य का छठा पराक्रमी शासक था औरंगजेब। तो औरंगजेब जब गद्दी पर बैठा तो उसने दक्षिण नीति जो अपनाई, और दक्षिण नीति अंततः उसके पतन का कारण बनी। तो ये कैसे हुआ? दक्षिण नीति में उसने अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और मराठों के खिलाफ किस प्रकार अभियान किए और क्या उसके रिजल्ट्स रहे, उसकी चर्चा हम इसमें करेंगे। और साथ ही मुग़ल साम्राज्य का पतन भी इसके बाद होना शुरू हो गया। तो किस प्रकार हुआ, क्या उसके कारण थे, क्या परिस्थितियाँ रहीं। इसके बाद चौथे यूनिट का ही अंतिम टॉपिक है मराठों का उत्कर्ष, शिवाजी की उपलब्धियाँ एवं प्रशासन। तो दक्षिण में औरंगजेब के समय में मराठों का उत्कर्ष हुआ। उसके लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार थे, भौगोलिक कारण भी थे, सामाजिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, सांस्कृतिक कारण रहे, मराठी भाषा, मराठी साहित्य, ये सारे चीज़ें, और साथ ही शिवाजी का व्यक्तित्व, इन सब कारणों की वजह से मराठों का उत्कर्ष दक्षिण में हुआ। और शिवाजी बाद में शासक बने तो उनकी उपलब्धियां क्या रही, और प्रशासन के क्षेत्र में उन्होंने विशिष्ट प्रयोग किए, अष्टप्रधान व्यवस्था उन्होंने स्थापित की। तो ये सारी बातें जो है इसमें पढ़ी जाएंगी। अंतिम यूनिट है पांचवा यूनिट, और इस इकाई में का पहला टॉपिक है मुग़लों की धार्मिक नीति और राजपूत नीति। यानी मुग़लों का जो है राजनीतिक इतिहास, मराठों का राजनीतिक इतिहास हम चौथे यूनिट तक पढ़ चुके हैं, और पांचवा यूनिट पूरी तरह धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक तथ्यों को, घटनाक्रमों को लेकर है। तो पहला टॉपिक है मुग़लों की धार्मिक एवं राजपूत नीति, यानी मुग़ल बादशाह बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक धार्मिक पॉलिसीज़ क्या अपनाई गई, क्या परिणाम रहे, वो हम इसमें पढ़ेंगे। उसी प्रकार बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक राजपूतों के प्रति किस नीति का प्रयोग किया गया, विस्तृत रूप से इसमें औरंगज़ेब और अकबर दोनों महत्वपूर्ण हैं, तो उसकी चर्चा इस टॉपिक में की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है मुग़ल कालीन साहित्य, वास्तुकला एवं चित्रकला, एक परिचयात्मक अध्ययन। यानी मुग़ल काल में साहित्य का विकास किस प्रकार हुआ, कौन कौन से प्रमुख साहित्यकार हुए, उनकी रचनाएं क्या थी, उनके विषय क्या थे। इसके साथ साथ वास्तुकला के क्षेत्र में मुग़ल काल में किनका निर्माण हुआ, इसमें भी हम बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक जिन स्मारकों का निर्माण हुआ, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उसकी चर्चा करेंगे। और इसके अलावा चित्रकला, जो कि बाबर के समय से ही शुरू हो गई थी, लेकिन इसको चरम उत्कर्ष मिलता है जहांगीर के समय में, क्योंकि जहांगीर जो है चित्रकला का बहुत बड़ा पारखी था, ज्ञानी था। वो तो यहाँ तक कहता था, उसके दरबार में बहुत सारे चित्रकार भी रहते थे और उसको संरक्षण उसने चित्रकला को दिया था। और वो स्वयं ये कहता था कि अगर एक चित्र बनाया जाए जिसमें चेहरे में अगर किसी ने आंखें किसी अलग ने बनाए, कान अलग, किसी ने नाक अलग, अलग चित्रकार सामूहिक रूप से किसी चित्र को बनाते हैं, तो मैं बता सकता हूँ कि कौन से चित्रकार ने कौन सा हिस्सा बनाया है। तो चित्रकला और साथ ही वास्तुकला का जो स्वर्ण काल है वो तो शाहजहाँ के काल को कहा ही जाता है, जिसमें दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल और लाल किला, यानी बहुत सारी इमारतें शामिल हैं। तो उन सब का परिचयात्मक अध्ययन इसमें किया जाएगा।
अगला टॉपिक है मुगल प्रशासन। मुगल काल में प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी? मनसबदारी और भू राजस्व प्रबंधन। मनसबदारी प्रथा ईरानी परंपरा थी, लेकिन अकबर ने इसको पुनर्स्थापित किया भारत में, और इसमें हर अधिकारी को, चाहे वो सैनिक हो या सैनिक, एक पद दिया गया जिसको मनसब कहा गया। तो ये मनसबदारी प्रथा क्या थी, इसकी क्या विशेषताएं थी, इसके क्या गुण थे, इसके क्या दोष थे, और अंत में समीक्षा, ये इसमें किया जाएगा। इसके अलावा भू राजस्व प्रबंधन, तोडरमल का नाम आपने सुना होगा, जो अकबर के नवरत्नों में शामिल है। तो अकबर के काल में भू राजस्व का प्रबंध उनके द्वारा किया गया, और भू राजस्व में बहुत सारे सुधार, दयसाला पद्धति की शुरुआत आदि इसमें किए गए। तो भू राजस्व प्रबंध कैसा था मुगल काल में, इसकी चर्चा इसमें की जाएगी। इसके बाद अगला टॉपिक है मध्यकालीन भक्ति आंदोलन एवं सूफी मत। मध्यकाल में भारत में धार्मिक परंपराओं के कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, जिसे भक्ति आंदोलन कहा जाता है, जिसमें गुरु नानक, कबीर और रहीम और बहुत सारे संत शामिल हैं। तो वो भक्ति आंदोलन की क्या विशेषताएं थी, ये और इसके और कौन कौन से प्रमुख भक्ति संत थे, जो सगुण भक्ति करने वाले थे, कुछ निर्गुण भक्ति करने वाले थे, उन सब की चर्चा इसमें विस्तृत रूप से की जाएगी। इसके साथ ही मध्यकाल में एक अन्य मुस्लिम समाज में एक संप्रदाय विकसित हुआ, जिसको कहा गया सूफी मत। तो सूफी मत में कौन कौन से प्रमुख सिलसिले प्रचलित थे, जिसमें चिश्ती है, नक्शबंदी है, तो ये कादिरिया सिलसिला है, बहुत सारे सिलसिले थे। तो उनके प्रमुख संत तो कौन थे, और उनके सिद्धांत क्या थे, और उनका प्रभाव क्या पड़ा भारतीय जनमानस पर, इसकी चर्चा इसमें होगी। और 5वीं इकाई का अंतिम जो है टॉपिक है, वो है मध्यकालीन आर्थिक दशा, व्यापार एवं वाणिज्य। यानी इतिहास में सारी चीज़ें शामिल होती है, साहित्य भी है, कला भी है, राजनीति भी है, वहीं अर्थव्यवस्था भी शामिल है। तो मध्यकाल में आर्थिक दशा क्या थी, व्यापार और वाणिज्य का स्वरूप क्या था, आंतरिक व्यापार किस प्रकार होता था, विदेशी व्यापार किन देशों के साथ था, आयात की चीज़ें प्रमुख क्या थी, निर्यात की चीज़ें क्या थी, यातायात के साधन क्या थे, नापतोल की वस्तुएं क्या थी, ये सारी चर्चा इसके अंतर्गत की जाएगी। तो इस प्रकार हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सिलेबस के बारे में विस्तृत चर्चा की, और एक आउटलाइन आपके सामने आ गई कि हमें पूरे सत्र में कौन कौन से विषय टॉपिक्स पढ़ने हैं। और ठीक है, धन्यवाद।